एक महान हस्ती बैठी है जो एक समाज सेवक भी है और एक जानी पहचानी नेत्री है जो आम आदमी पार्टी से है। हम आपका स्वागत करते हैं बेहद दिल से, जिनका नाम है श्रीमती गुरप्रीत कौर। महोदया, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको क्या प्रेरित किया जो आप राजनीति में? देखिए, मैं शुरू से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं समाज के प्रति कुछ करूँ। और वैसे भी अपना पर्सनल तौर पर मैं समाज के प्रति सेवा करती रही हूँ, मेरे पति भी करते रहे हैं। तो उसी बीच में ये जो आम आदमी पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ और हमें लगा कि कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है, उस चेंज के साथ हम जुड़े, उस बदलाव के साथ हम जुड़े। ये पहले आंदोलन था और फिर उन्होंने बाद में जब उसको पार्टी का रूप दिया तो फिर हम इस पार्टी में जुड़े, क्योंकि हम आंदोलन से थे। तो फिर ये लगा कि समाज सेवा करने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। तो उसी ने मुझे प्रेरित और कर दिया कि जो मैं समाज सेवा पर्सनल तौर पे करती थी, वो मैं अब समाज के लिए एक झंडे के तले, एक नाम के तले मैं अच्छे से कर पाऊँ। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आपके इस बारे में क्या राय है? देखिए, समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए पहले से बहुत कुछ हुआ है। और बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएँ और संगठन इस पर काम कर रहे हैं और मैं भी करती आई हूँ। और जो पार्टी से जुड़े, तभी लगा कि इस पर हम और काम करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने जो ये कमज़ोर वर्गों के लिए जो इनिशिएटिव लिए, जो स्टेप उठाए, वो आप बच्चों को भी पता है और बुजुर्गों को भी पता है, महिलाओं को पता है, सबको पता है कि उन्होंने जो फ्री की सुविधाएँ दी, जो कि बाद में उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की हड्डी कहते हैं ना, कि ना निगलने बन गई थी, ना फूकते बन गई थी। उन्होंने जो फ्री की चीज़ें दी, जिसको उन्होंने फ्री की रेवड़ी का नाम दिया, लेकिन उन्होंने जनता के लिए वो फ्री की सुविधाएँ, फ्री पानी, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, महिलाओं को बस में सफ़र, तो ये जो कमज़ोर वर्गों के लिए किया गया था, ये सिर्फ समाज से में जो है स्वयंसेवी संगठन करते थे। लेकिन एक पार्टी में, एक झंडे के तले, एक सरकार के माध्यम से ये काम आज से हमें करना होगा। यानी कि 70 साल हो गए, 72 साल हमें, 76 साल आज़ाद हो गए। इससे पहले किसी पार्टी ने इस तरह की फ्री सुविधाएँ किसी को नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा राशन बांट दिए किसी को, है ना, रोटी दे दी, ये कर दिया, कपड़ा बांट दिया, जूते बांट दिए, खाने की चीज़ें बांट दी। पर इस तरह की जो बेसिक सुविधाएँ हैं, वो आम आदमी पार्टी ने दी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस देखिए। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि महिलाओं और कमज़ोर वर्ग, देखिए कमज़ोर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बनाई। जैसे कि महिलाओं को उन्होंने रोजगार की व्यवस्था दी है और महिलाओं को ये सिविल डिफेंस में भी चांस मिला कोविड के टाइम पे, जिसमें महिलाएं क्या मतलब यूथ वर्ग यंगस्टर्स ने भी जो है अपना इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया और उनको रोजगार दिया। तो उन्होंने तो पूरा योगदान दिया और मेरा ये मानना है कि आगे सरकारों को भी करना चाहिए। ये भाजपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, तो इस चीज़ को अगर वो कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी है, वो भाजपा की सरकार ने कंटिन्यू कर दी। उन्होंने वो सब सुविधाएँ रोकी नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर सरकार एक बार ये तो दोबारा आएगी, नहीं दोबारा इससे अच्छा करेगी। उसकी भी हमें उम्मीद है कि दोबारा सरकार आएगी। प्रश्न आपसे ये है कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर ही हम लोग आगे आए थे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ना हमारी देश में ऊपर से लेकर नीचे की जड़ों में, यानी कि एक टॉप का जो अधिकारी है और उससे लेके एक छोटा जो बिल्कुल पीएन है, जो आपकी फाइल को इधर से उधर पास करता है, वहाँ तक का भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा और इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। कोशिश की गई थी, स्वराज का सपना देखा गया था, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण वो नहीं है ना, राज्य है नहीं है, तो कुछ चीज़ें का अधिकार क्षेत्र हमारे पास नहीं है, कुछ चीज़ों का अधिकार क्षेत्र सेंट्रल की गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि आपको पता ही है वो एनसीटी उसमें आ जाता है, आपका एनडीएमसी का एरिया आता है जो कि बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि वो सारा रूटियन जोन जो है जितना सारा वो एनडीएमसी के एरिया में आता है।
तो यहाँ ये चीज़ें ना आपस में क्लैश होती हैं, जिसके लिए अरविंद जी लड़ते आए हैं और बहुत संघर्ष करते आए हैं। आप लोगों ने देखा ही है उन्होंने कितना कितना संघर्ष किया, कितना कितना उन्होंने भूख हड़तालें करी, बट ये चीज़ें अभी इसमें समय लगेगा। और मुझे लगता है कि जो आप जैसी नई आने वाली जनरेशन है, अगर वो इस चीज़ पे आवाज़ उठाएगी और इस पर इनिशिएटिव लेगी तब जाके, जब आप किसी रिश्वत मांगने वाले को जब आप रिश्वत देंगे ही नहीं तो फिर तब ये चीज़ें सोचेंगे आसान। ये हमें खुद से अपने मन से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो है। क्योंकि सरकारें अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती जब तक एक आम आदमी इसको अपने दम से नहीं शुरू करेगा। क्योंकि हमें देखो, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कोई सर्टिफिकेट बनाना है, मुझे जल्दी है, ठीक है, ऐसा आपकी फैमिली में भी हो सकता है, पर लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम जल्दी होना चाहिए, तो मैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये देकर मैं अपना काम करवा लूँगी। मैं भ्रष्टाचार को खुद ही करवाने के लिए उनको मजबूर कर रहा हूँ और कर रही हूँ। ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ हमें रोकनी पड़ेगी। अगर हमने ये चीज़ रोकी तो भी भ्रष्टाचार रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। अगला तो प्रश्न आपसे ये है कि बेरोजगारी और युवाओं के पलायन को कैसे रोकने की आपकी क्या राय है या आपकी क्या टिप्पणी है? बेरोजगारी और पलायन ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये तो आज से नहीं है, ये तो पिछले मैं लग रहा है कि 76 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, कितने सारे इसके राज्य हैं ना, और अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिसमें कि आपका बेंगलोर आ जाता है, दिल्ली हमारा है, मुंबई आ जाता है, कोलकाता आ जाता है, ये सब मेट्रोपॉलिटन में आ जाती है। बेसिकली मुंबई और आपका बेंगलोर और दिल्ली मेनली में आ जाता है। तो लोगों को ये इच्छा रहती है कि अब जो सपोज करो यूपी के पश्चिमी यूपी में रह रहा है, पश्चिमी यूपी में रह रहा है, तो उसके पास एक रोज़गार नहीं है, उसके पास क्या है, सिर्फ खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी भी एक लिमिटेड है कि अगर सीज़न खराब हो गया, यानी कि प्रकृति की मार पड़ गई, तो उसकी वो खेती नष्ट हो गई, यानी कि जो उसकी साल भर की इनकम है, जो उसने उस खेती से कमाना है, उसका खत्म हो गया। तो उसके पास क्या जरिया रहता है कि वो कहीं बाहर जाए मजदूरी करे। मजदूरी करने के लिए अपने राज्य में उसको उतना मेहनताना नहीं मिल सकता, मजदूरी करने के लिए उतना उसको एक्सपोजर नहीं मिल सकता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, बड़े बड़े व्यवसाय नहीं चल रहे हैं ना, कि वो जाके कहीं मजदूरी करे और 4 पैसे अपने बना पाए, जिसके लिए वो पलायन कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बढ़ता जा रहा है, मतलब कि क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो समस्या जो बढ़ रही है। अब ये जो हमारी जो केंद्र में बैठी हुई सरकारें हैं, जो कि केंद्र में बैठती हैं, कि सभी राज्यों के साथ कनेक्ट है, सांसद कहीं भी रोल प्ले नहीं करते इस चीज़ के लिए। मतलब एक छोटा जो निगम पार्षद होता है, वो अपने क्षेत्र में काम बहुत अच्छे से कर लेगा, एक एमएलए होता है, वो अपने क्षेत्र में घूम घूम के काम कर लेगा, लोगों के घर भी चले, पर एक सांसद को आप कभी भी अपनी गली मोहल्ले में घूमते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत बड़ा सच्चाई है, बहुत बड़ा फैक्ट है। और हमारी जो केंद्र की सरकार चलती है वो सांसदों से चलती है ना। हमारे कितने सांसद हैं ये आपको पता ही होगा। अब इतनी काउंटिंग में सांसद हैं और अलग अलग राज्यों से आते हैं, पर लेकिन वो अपने समाज के लिए, जहाँ से वो जीत के आए हैं, वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते। अगर वो ऐसा प्रण लेके आए, वो सोचें कि हमें ये पलायन नहीं करने देना है, तो शायद कुछ हो, पर लेकिन कोई कुछ सोचता नहीं है इस बारे में। जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बेसिकली मैं इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करूँगी। जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, जितना मैंने समझा राजनीति के, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मतलब एक जो सांसद का रोल है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एज पर एक काउंसलर के, क्योंकि बहुत पावर उसके हाथ में होती है, बहुत पैसा और बहुत फंड उसके पास होता है, जो वो बहुत कुछ करवा सकता है, वो करके ये इसलिए आज तक इसने आवाज़ उठाई नहीं कि सांसद कभी आपको ज़मीन पे दिखता नहीं है। किसी की बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में, किसी की मौत में आपको कभी कोई सांसद दिखता नहीं जाएगा, एक काउंसलर दिखेगा और आपको एक एमएलए। तो ये सवाल ये उठना चाहिए, तुम लोग बच्चे उठाओगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, यूथ उठाएगा। इसी बात में तो एक प्रश्न पूछना था, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि जो सरकार है वो किसानों के व्यक्तियों को 2000, 2000, 3000, 1000 ये मुहैया करा रही है। मनरेगा के तहत। हाँ, तो क्या ये सच है कि उनको मिल भी पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? देखो, मोदी जी तो ये कह रहे हैं, देखिए पिछले 2014 से जो भाजपा की सरकार है, तो मोदी जी कहते हैं कि जबकि मनरेगा जो कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी। आपको पता होगा, मनरेगा के तहत पहले भी लोगों को सरकार से अकाउंट में आते थे, अकाउंट से सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट मिल जाते थे। अब पहले ये था कि पहले डिजिटल
डिजिटलाइजेशन नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। मतलब इसकी शुरुआत तो कहते हैं ना राजीव गांधी जी ने की थी। कंप्यूटर की जो शुरुआत है हमारे देश में वो राजीव गांधी जी ने की थी, सबको पता है। इस देश में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी जी हैं। और ये डिजिटलाइजेशन, ये आधार को आपस में केवाईसी करना, है ना, कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं होती थी जो कि उनकी ठंडे बस्ते में चली गई, जो कि उनकी ठंडे बस्ते में चली गई। क्योंकि 2014 में जो ये परिवर्तन आया, जिससे ये सरकार बिल्कुल ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गई, और भाजपा के आने से चीज़ें नए से चली गई, ये सब जानते हैं। अब वो अब आए कहते हैं एक इंसान उठा और दूसरा इंसान बैठा, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कभी कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए। अब उन्होंने उसी मनरेगा को ऐसे कंटिन्यू कर दिया, और वो डिजिटलाइजेशन हुआ तो उससे वो ये दिखाते हैं कि वो उन तक पैसा जा रहा है, वो डायरेक्ट। बट अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। अब मोदी जी पूरी 15-15 लाख का वादा करके आए थे कि भ्रष्टाचार का है, बहुत भ्रष्टाचार है, इतना काला धन वहाँ है, इतना काला धन वहाँ है, 2014 में आपको सबको पता हाँ है। जी। तो वो 15 लाख की हर व्यक्ति के अकाउंट में आएगा। चलो वो तो 2014 में हुआ था। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, भाई अरविंद जी को जो बोलते हैं वो देते हैं 2500, अगर उन्होंने वादा किया था तो नेचुरली हर महिला को मिलता। लेकिन मोदी सरकार ने भी ये बोल दिया, भाजपा की सरकार ने, और उन्होंने बोला था कि मार्च के महीने में, अब 9 महीने हो गए उनकी सरकार में, पर वो 2,500 दे नहीं पाई, यानी कि वो पहुँचा ही नहीं। इवन की जो वृद्धा पेंशन है बुजुर्गों के लिए जो सरकार दे रही है, वो भी नहीं पहुँच पा रही है। तो मतलब डायरेक्ट उन तक पहुँचना अभी भी उसमें एक क्वेश्चन मार्क है। ये बीच में जो लोग होते हैं, जो बीच में सरकार के बिठाए हुए के मुलाजिम होते हैं, वो उन तक इस चीज़ को पहुँचने नहीं देते। तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स है। इसकी बात में मुझे एक और प्रश्न पूछना था आपसे, जैसे कि जो वीडियो हमारी मत रोक। कांग्रेस पार्टी है वो वीडियो मत रोक। 1885 में बनी थी, तब से वो चलती आ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को छाता पार्टी के लिए जो सब कुछ लेके चलती थी, तो अब क्या 21, 19, जनता में 25 क्या ऐसा वो परिवर्तन हुआ है जिससे कि वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं कर पा रही? ऐसी क्या बातें हैं अंदर की बातें है, राजनीति में कुछ ऐसा है जो कि जनता को नहीं पता, और कुछ घोटाले हो रहे हैं जिससे कि कांग्रेस को दबाया जा रहा है और भाजपा को दिखाया जा रहा है? देखो कांग्रेस पार्टी उस समय जब तुम 1800 जितने की बात करते हैं कि हमारे आज़ादी से हाँ पहले, जी। उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी ना, वो कांग्रेस पार्टी कुछ अलग थी। वो एक पारिवारिक पार्टी थी, ये आप सब मानते हो। जब ये हमारा बंटवारा हुआ, हम आज़ाद हुआ हमारा देश, जब हमारा बंटवारा हुआ, उस समय जो है ये पारिवारिक पार्टी थी। उसी समय चीज़ें डिसाइड हो गई कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू जी को इंदिरा जी के साथ जो पार्टी से पारिवारिक पार्टी थी। अब ये बात सही है, इसमें मैं भाजपा पे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती कि वो बोलते ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब एक पारिवारिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भाजपा में ये चीज़ अच्छी लगता है कि वो लाइन में पीछे सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को भी सीएम बना सकते हैं, है ना, उसको भी मौका दे सकते हैं। अब जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारी दिल्ली में ये कि सीएम जो रिपोर्ट होता है वो एक निगम पार्षद है, और निगम पार्षद को उन्होंने एमपी का टिकट दिया और उनको डायरेक्ट सीएम बना दिया। लेकिन सोच ये नहीं, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ऐसा कभी भी नहीं कर पाती। उनके पास वो अपना एक पारिवारिक पार्टी का अपना चेहरा है कि पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी राहुल गांधी। अब राहुल गांधी हो सकता है हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी होती और होती है। कई बार हम गलत परसेप्शन बना देते हैं किसी पे, क्योंकि ये सब राजनीति है। राजनीति में हमें परसेप्शन बनाना होता है और बनाने से रोकने देना होता है, उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। और इन्हें लगता है कि कुछ घोटाले हैं, जब एक नई पार्टी आती है, नई सरकार हम पे बैठती है, तो हमारे खेल काम होते हैं, घोटाले होते हैं, उसका भी डर होता है कि होता ही आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा कहते हैं विपक्ष की जो भूमिका उन्हें निभानी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका को निभा देता है। नहीं तो 2014 से अगर वो विपक्ष की सही भूमिका निभा रहे होते तो शायद कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में आ चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, और जिनकी एज आज 90 साल भी हो गई है, पर वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल समर्पित है, वो बिल्कुल जाने को तैयार है। तो आप उनको मौका देते, किसी और को मौका देते, तो शायद कुछ होता है।
सही कह रही हूँ। यहाँ ये चीज़ है। मैं अगला प्रश्न ये है कि आपसे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध समर्थन या इसके प्रभाव पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश में पॉसिबल है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में आप चले जाइए, अमेरिका है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकसित देश है और वहाँ पे किसी के पास समय नहीं है, हाँ है जी। ना। तो वो लोगों का मतलब अपनी जनता का समय वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति बिजी है, हर व्यक्ति व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके भाषण आके सुने, आपकी भीड़ का हिस्सा बने, ये सब लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत विकसित देश है। और अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है भी 50 साल और लगता है उतना पहुँचने में। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये जो सोच रहे हैं सपना, ये कहीं से भी लेके कहीं तक हमारे देश पे फिट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राम पंचायत से लेके एक सांसद तक का इलेक्शन होता है। तो और सबकी कैटेगराइज अलग अलग होती है, सबके काम करने की तरीका व्यवस्था अलग होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल, ये मुश्किल है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, जो आजकल बिहार चुनाव चल रहा है, तो बिहार चुनाव का बेरोजगारी, शिक्षा और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पर? देखिए, बिहार और यूपी केंद्र की राजनीति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ये सबको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संसदीय क्षेत्र हैं और जो सीटें हैं वो बिहार और यूपी से आती हैं। यूपी से आती हैं और ये बहुत बड़े राज्य हैं, ठीक। और जो इनका क्षेत्रफल एरिया है वो भी बहुत बड़ा और इनकी जो जनसंख्या वर्ग है वो भी बहुत बड़ा। अब सरकारें इनका राजनीति में तो फायदा लेती हैं, पर इनके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई, है ना। इनका वर्गीकरण कर रही है, इनको धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है और एक जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। तो ये चीज़ जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा। और अब रही बिहार की बात, बिहार में हर 5 साल में चुनाव हो रहा है और क्या बिहार के पास नीतीश जी के अलावा कुछ है नहीं। अब यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, लालू जी ने अपने टाइम पे काम किया था, आरजेडी की पार्टी है, वहाँ पे यही दो तीन पार्टीज चलती हैं अच्छी। अब पासवान जी हैं, पासवान जी तो अब नहीं है, पर उनके बाद उनके सुपुत्र हैं वो केंद्र में आ गए, पर पासवान जी का ऐसा रहा है हमेशा शुरू से कि वो जिसका पलड़ा भारी रहा है हमेशा पासवान जी उसके पलड़े में बैठे हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा क्या होता है। तो अब पासवान जी का ये है कि अभी भी उन्होंने शर्तें रख के अपनी सीटें 25 अब 25 अब तो रखी है ना इस बार, है ना। तो अब वो भी क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, तो नेचुरली अभी इस समय बीजेपी का पलड़ा वहाँ भारी चल रहा है, तो जो कि ठीक नहीं है। अब लोगों को, जनता को ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है, सबसे ज़्यादा IAS निकलता है बिहार से, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होता है बिहार से, लेकिन उसको वहाँ पढ़ने के लिए जगह नहीं है। मतलब वहाँ पढ़ने के लिए उसका इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ आता है, दिल्ली में आता है ना, वो पंजाब में आता है, वो राजस्थान जाता है, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जाता है। पर लेकिन वो राज कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में टॉप पे है बिहार से और यूपी से जितने भी हैं। तो सरकारें उनके लिए कुछ सोच ही नहीं है। चित्रकला एरिया बहुत बड़ा है, खेती बाड़ी इतनी है नहीं, इंडस्ट्री का कोई नाम निशान नहीं कि अब वहाँ कोई इंडस्ट्री लगा दे, है ना, कि वहाँ पलायन हो जाए। क्योंकि हर घर में आप, हम दिल्ली में गए हैं गवर्नमेंट सिटी में, अब हमें लेबर वर्क का बंदा मिलेगा वो हमें बिहार से ही मिलेगा या यूपी से मिलेगा, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो, चाहे वो बिजली का काम करने वाला हो, चाहे वो बेलदा मजदूर हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे कुछ भी काम करने वाला हो, वो हमें बिहार और यूपी से ही मिलता है। तो वो पलायन बेचारे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पास कुछ है नहीं, सरकारें कुछ करने के लिए उनका फायदा उठा रही है। कल मैंने न्यूज़ में देखा था, भूमिहार व्यक्ति था, भूमिहार व्यक्ति का मतलब होता है उसमें तो भूमि होनी चाहिए, और वो गमछा बेच रहे हैं 70 रुपये वो गमछे बेच रहे हैं। शर्म की बात है कि मतलब भूमिहार, यादव, अलग अलग जाति और समाज से वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता है ना। मतलब अब जातिवाद की राजनीति आप क्या कह रहे हैं, पर उस जाति के व्यक्ति के साथ कितनी प्रताड़ना हो रही है, कितना उसको बुरा हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं उस पर ध्यान नहीं है। एक भूमिहार मजदूर है, तो उस भूमिहार मजदूर के पास भूमि क्यों नहीं है? अगर भूमि है भी तो वो उस पर खेती क्यों नहीं कर रहा? उसको उस कारण को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं कर रही? सरकारें इस चीज़ पर वर्क ही नहीं कर रही है ना। सरकारें सिर्फ सीट पर ध्यान दे रही है, सत्ता पे ध्यान दे रही है, 5 साल का वो कार्यकाल इतना करती है,
और बस उन्हें सत्ता और सत्ता के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे देश का विकास कभी नहीं होगा। तभी मैंने बोला ना कि पश्चिमी देश हमसे कितनी आगे हैं, हाँ जी। है ना? और हमें लगता है कि हम रहेंगे नहीं, आप लोग हमारी एज के हो जाओगे, तब तक विकास नहीं होगा। अगर इसी धीमी गति से अगर विकास होता रहा हाँ। तो भारत बहुत पीछे हो बहुत जाएगा। पीछे। जो पश्चिमी देश है या पूर्वी देश है या अ, सऊदी अरेबियंस के देश हैं वो बहुत आगे विकसित बहुत कर आगे। जाएंगे, लेकिन विकास पीछे रह जाएगा। हाँ। चाहे वो कितने भी प्रौद्योगिकी में आगे निकल जाए, हम्म। लेकिन कुछ चीज़ों में विकास पीछे ही रह जाएगा, जिसके भारत सरकार की जिंदगी इसके लिए तो सिर्फ एक ही उपाय है, जो आप लोग हैं आजकल की जो नई जनरेशन है उनको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे आपसे बातें करी थी, उस तरीके से अगर आप लोग इनिशिएटिव लोगे, आप इन लोगों की चालाकी को समझेंगे। देखिए नेता आते हैं 5 साल के लिए बैठ जाते हैं गद्दी पे, सिर्फ एक चुनाव वाले दिन आते हैं और आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, वो सीट दे जाते हैं। आप चलो मैं इस बात को भी ले लेती हूँ, आप जिस एरिया से आए हो, जिस क्षेत्र से आए हो, आपने भी वहाँ पे नेताओं को देखा है। मैं भी उस क्षेत्र की बेटी है ना, मुझे भी देखा आपने। मैं सीट पे नहीं भी रही तब भी मैंने वहाँ जनता के लिए काम करा, ठीक। और जो सीट पे है उन्होंने जनता के लिए काम नहीं करा, वो नजर नहीं आया। उनका काम है कि जहाँ मकान बन रहा है वो फटाफट भाग जाते हैं, रिश्वत इकट्ठी करते हैं। अब एक साधारण सा व्यक्ति है, मेरा मकान है, क्या पता मेरा छज्जा कहीं से टूट जाए, कभी कुछ हो जाए तो मुझे उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। तो मेरे घर के बाहर कोई मसाला आएगा, कहीं बेलदार आएगा काम करने, और वो सुनता हुआ निगम पार्षद आ जाएगा कि हाँ ये कहाँ करवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो मकान में, तो उसके भी वो पैसे मुझसे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस समस्या का निजात के लिए एक आम आदमी पार्टी आना चाहती थी, जहाँ थोड़ी तकलीफ और कठिनाई हुई, कुछ गलतियाँ चलो हमारी पार्टी से हुई, कोई गलतियाँ करके इंसान सीखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं ना, एक आंदोलन से नहीं पार्टी थी। धीरे धीरे करके इंसान समझता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। ये तो हमारे भारत में है कि गलतियों से ही सीखा जाता है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि अक्टूबर में दिवाली थी हाँ। और दिवाली पे बिना कोई पाबंदी नहीं थी कि पटाखे बहुत खुलेआम बिके गए थे और खुलेआम 6 बजे तक सुबह के फोड़े गए थे। तो उसमें एक प्रश्न है मेरा आपसे, अक्टूबर 2025 में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से ज़्यादा रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या राय है जो सरकार को उठानी चाहिए कदम? IQ, देखो इस IQ के बारे में आपने कभी मतलब सोचा कि किसी ने सुना होगा? मुझे जैसे मैं जिस एज में हूँ उस एज में हमने तो कभी नहीं सुना कि कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने देखो ये फॉग, ये पॉल्यूशन उस टाइम पे भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन अभी नहीं होता। ठीक है, अभी गाड़ियाँ व्हीकल ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा, पर लेकिन जिस वजह से ये होता है सीज़न टू सीज़न, यानी दिवाली के टाइम, तो ये तब भी होता है क्योंकि वही इसका जो प्लास्टिक है, अरविंद जी ने इससे पहले आज तक कहते हैं कि पराली का तो शब्द भी किसी ने सुना होगा कि पराली भी जलती है और पराली के जलने के कारण भी धुआं होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा क्षेत्रफल है खेती बाड़ी का हमारे से सटे हुए राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में, है ना, इधर यूपी में, राजस्थान में, तो सब जगह पराली में जलती है। यानी कि खेती होने के बाद खेत को साफ करने के लिए उसको जला के उसको क्लियर किया जाता है कि अगली खेती के लिए उसको तैयार किया जाता है। हमें ये चीज़ का पता नहीं था, पहले ऐसी नॉलेज नहीं थी। ये नॉलेज अरविंद केजरीवाल की है और जनता में मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्ग से लेके एक छोटे बच्चे तक को आज पता है कि ये पराली जलने के कारण पोल्यूशन, और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का वो लिया कि जब पराली से इतना पोल्यूशन होता है तो हम पटाखे क्यों जलाएं, क्योंकि हर घर में दिया जलता है। दिया किसका जलता है? सरसों का तेल का। सरसों का तेल हम अपने घर में जलाते हैं, उससे धुआं होता है ना। हम खाना बनाते हैं, इतना सा हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, हमारा पूरा घर धुआं हो जाता है। तो हम हर घर के बाद कम से कम 50-50 दिए तो जल रहे हैं। हर घर का एक रेशो होता है कि 20, 21, 31 दिया हर कोई जलाता है अपने घर में। जो 20, 21, 31 दिया जला रहा है तो उससे धुआं निकला, ठीक, वो पॉल्यूशन बढ़ा। तो अरविंद जी ने ये सोचा था कि भाई जब इतना पॉल्यूशन इस चीज़ से, क्योंकि वो IIT से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन चीज़ों से अगर पॉल्यूशन आ रहा है तो हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, जिस चीज़ को हम खुद से रोक सकते हैं। पटाखे क्या है? आप 2 मिनट के लिए उसको फोड़ोगे और वो धुएं में हो जाएंगे पैसे, और उससे हादसे भी बहुत होते रहेंगे। चलो अब लोग कम करते हैं, तो पहले तो कितनी आग लगती थी। बट क्या है ना, आजकल के जो पटाखे आ रहे हैं बहुत शोर करने वाले आ रहे हैं,
जिससे इससे जो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। कमज़ोर दिल के जो लोग हैं वो उनको हार्ट अटैक जैसी हाँ। परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आज इस बारे में हाँ आपको आजकल क्या है? देखो आजकल लोग ना मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, हर व्यक्ति परेशान है और शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर है, क्योंकि हम सिमट के रह गए हैं बंद रूपों में, डब्बे जैसे रूपों में ना, दीवारों में। अब खुला आसमान और खुला आंगन किसी के घर में नहीं रह गया। पहले घर बनते थे तो एक कमरा होता था तो आगे सारी अंगनाएं होती थी, खुला होता था, घर के आंगन में 2-4 पेड़ भी लगे होते थे, तो नेचुरली ग्रीन हवा हमें हमारे घर में मिलती थी। अब मल्टी स्टोरीज आ गई हैं, हम मल्टी स्टोरीज में रहते तो हम कमरों में बंद कमरों में ढक के रह गए हैं। तो अब हर व्यक्ति वैसे ही बीमार है जब उसको मिल ही नहीं थी ताज़ा हवा। अब साथ साथ में फिर हम पॉल्यूशन की चपेट में भी, क्योंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें हर चीज़ की जरूरत भी ज़्यादा है। कोई व्यक्ति पैदल चलने को तैयार है तो उसको ई रिक्शा भी चाहिए, यानी कि बाहर पैर रखने की जगह नहीं, कि वो व्यक्ति सोचे कि चल मैं बाहर वॉक करने चला जाऊँ, तो हमारे पास सड़कों में इतनी जगह नहीं है कि हम एक पेडेस्ट्रियन पे ही हम पैदल चलें। तो हमारे पास फुटपाथ हो ऐसा कि जहाँ हम एटलीस्ट फुटपाथ या पैदल चलें, हम अपने आप को हेल्दी रखें। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज अब बीमार होता जा रहा है, हमें दिक्कत है। तो इस चीज़ ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए तो फिर सरकारों को इनिशिएटिव लेना है, और सरकारें मुझे नहीं लगता कि ले पाएंगी। वो बुलडोजर एक्शन तो चल रहा है कि ये एक्स्ट्रा पटरी हटा दी जाए, एक्स्ट्रा दुकान हटा दी जाए, और लेकिन बाद में पुलिस वाले आते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, दोबारा से बन जाती है। समस्या तो है। मेरा एक और प्रश्न ये था कि जो गाजीपुर वाला जो कूड़ा घर है वहाँ से इतनी गंदी बदबू आती है जो वहाँ पे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या इनिशिएटिव लेगी, क्या कदम उठाए जिससे कि वो कूड़ा कम हो, रिसाइकल हो या रीयूज हो, ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि वहाँ पे जो पक्षी वगैरह वहाँ पे मंडराते रहते हैं और वो भी उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, उनको भी हार्म हो रहा है। बर्ड्स को हाँ देखो, वो कूड़ा अब कहीं ना कहीं तो डंपिंग ग्राउंड होना है, बट लेकिन उस कूड़े से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है ना। हमें देखना है कि कौन सा कूड़ा हमारा मिट्टी में घुलनशील है, कौन सा नहीं है, कि कौन सा हमारा रिसाइकल हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे MCD में ही है। MCD डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जिस पे वर्क हो ही नहीं रहा है सालों से। अब और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम घर से ही एजुकेटेड नहीं है, कि हमने घर का एक डस्टबिन रखा है और हम उसी में चाय पत्ती छिलके ये वो भर रहे हैं, उसी में हम बिस्किट के रैपर, चाय पत्ती के रैपर, दूध की थैली का रैपर सब उसमें इकट्ठा है। यानी कि वो जो घुलनशील कूड़ा और जो ना घुलने वाला कूड़ा उसको हम इकट्ठा करते हैं, यानी गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हमें शुरू से सिखाया। अब विकसित देशों की बात करो, जैसे कि हम जाते हैं बाहर विदेशों में, तो वहाँ पे भी होता है, सब जगह कूड़ा निकलता है, वहाँ डब्बे लगे होते हैं, अलग ही उनके डस्टबिन लगे होते हैं कि आपको गीला कूड़ा डालने ही लग है जो रिसाइकिल होने वाला, और आपको सूखा कूड़ा डालने वाला, और वहाँ पे लोग डिसिप्लिन है। तो ये डिसिप्लिन तो हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा। अब वो कूड़े का ढेर जब लगता जा रहा है, अगर वो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग से डल रहा होता तो वो एक ढेरी लगी होती है, यानी कि जो गीला कूड़ा होता आज तक वो एक बहुत अच्छी खाद बन गया होता, जो कि हमारे पार्कों में डल रही होती है ना, बहुत अच्छा एक बोटानिकल गार्डन बन चुका होता है, ये चीज़ें हो सकती थी, पर लेकिन ये नहीं हो रही। अब सुनने में आ रहा है कि गडकरी जी जो ये हाईवे बना रहे हैं तो उसमें उसका यूज करते हैं काफ़ी रोड्स में, और कि वो जो उसकी लेयरिंग कर दे रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे कम हो रहा है। पर लेकिन आबादी तो कम है नहीं, तो कूड़े का यूज वापस से बढ़ता जा रहा है। मेरा इससे लेकिन एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है हर घर तक, या तो सरकारें जो है समाज सेवी संस्थाओं को ये दें कि आप इस पर हमारी मदद कीजिए। आप क्योंकि हर एरिया में समाज सेवी संस्थाएं हैं, जैसे सपोज करो हमारा एक ये छोटा सा एरिया है, तो यहाँ पे कम से कम 8, 10, 15 समाज सेवी संस्थाएं हैं जिसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। आइडेंटिफाई एरिया अगर उनको आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई इस एरिया में 10 समाज सेवी संस्थाएं हैं और हम उनके साथ टाइप करते हैं, उनसे बात करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे लिए ये काम कीजिए, आप इस तरह की मुहिम चलाइए कि आप घर घर में जाके लोगों को, जैसे कि आप छिड़काव करते हैं ना मच्छर की दवाई का, फॉगिंग करते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें भी कीजिए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो कि आप गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग रखें। कि जब तक हम डेली बोलेंगे नहीं, डेली इसको लाउड स्पीकर पे नहीं करेंगे या इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। जैसे एड्स है,
है ना, एड्स एक टाइम पे कितनी ज़्यादा वो होती है। हाँ तो उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम चले थे, तो आज बच्चे और यूथ है इस चीज़ को समझा है, उनको पता है कि प्रोटेक्शंस को हमें कैसे यूज़ करना है, कि हम एक सेफ सेक्स करेंगे तो उससे और अपनी सिरिंजेस वगैरह को सही यूज़ करेंगे तो हम इस वाली बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चले थे और स्वयंसेवी संस्थाएँ बहुत तेज़ी से कूदी थी इस पर। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इसमें, क्योंकि अभी तो आप छोटे हो ना, तो हमने तो अपने टाइम पे पढ़ा, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई भी सारी इसमें थी, सोशल वर्क मेरी सारी एजुकेशन, मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वो सारी मेरी सोशल वर्क थी। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएँ ही इसमें काम कर सकती हैं, और तो क्योंकि वो लेती हैं सरकार से पैसा, वो सरकार से अपने प्रोजेक्ट्स लेती है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट सरकार को निकालने चाहिए। ये मेरी मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जब आजकल सरकार जो हमारी जितनी भी सरकारें हैं वो अर्बनाइजेशन पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, अर्बनाइजेशन को स्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं, तो उससे जो हमारा पर्यावरण है एक तो वो ख़राब हो रहा है, एंड उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, तो उससे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। तो इससे सरकार को कुछ ऐसी नीति करनी चाहिए जिससे कि ये अर्बनाइजेशन को ऐसा कंट्रोल में आए या पेड़ ज़्यादा लगाए जाए। देखो लैंड ही नहीं बचा, भाई आप पटरी के किनारे लगा लोगे ना, या रोड साइड लगा लोगे, थोड़ा बहुत जो आपके पास पार्क एरिया है ना, छोटे छोटे जो कॉलोनी के पार्क है वहाँ लगा लोगे, लेकिन जो पहला एक जो एरिया था, बड़ा एरिया था, वहाँ पे सोसाइटीज बची। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स करके खराब कर दी, एरियाज को खत्म कर, कई हज़ार पेड़ बीजेपी काट चुकी है 10 सालों में, सबको पता होगा, आपका निकाला जाए। जब गवर्नमेंट खुद ही इस चीज़ को काट के और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना देगी अपने ऑफिसर्स के और ये सब लोगों की सारी जगह लेके वो कहते हैं ना अपने बिजनेस फ्रेंड्स को, व्यापारियों को दे दी है, तो फिर कैसे होगा? फिर आम आदमी कैसे कर पाएगा? ये तो गवर्नमेंट ही कर पाएंगे, और गवर्नमेंट खुद इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पाने में, तो फिर कैसे होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर से हमारे को अवगत कराया। आपका धन्यवाद।